नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 16 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज। सुप्रीम कोर्ट में ना एक पिटीशन गई थी। पेड मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए महिलाओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को ना रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार क्यों? क्यों पेड मेंस्ट्रुएशन लीव का जो कंसेप्ट है, इससे नुकसान ज्यादा होगा महिलाओं का बजाय फायदे के। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज यूसीसी से संबंधित, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अंबेडकर। उनके क्या विचार थे, अंबेडकर के जो विचार थे ना यूसीसी के बारे में, आज वो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं यूसीसी के पक्ष में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में। तीसरे नंबर पे देखो, आज ना हर जगह पे आप देखो युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध है वो कितना ज्यादा वाइड हो चुका है। तो आज के इस युद्ध के इरा में ना गांधी जैसे जो लीडर्स थे ना, जिनका एक फेमस कोट था कि पॉलिटिक्स नीड राइट एक्शंस, तो गांधी जी की वैल्यूज की, उनकी सोच की सख्त जरूरत है। तो एथिक्स में आप इस आर्टिकल को यूज कर सकते हो। तो तीन इश्यूज आज हम तीनों डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गांधीयन लीगेसी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 4 एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज देखो, गांधी जी के नाम से ना आपने बहुत सारे कोट्स सुने होंगे, जैसे आंख के बदले आंख तो पूरे दुनिया को अंधा बना देगा, या फिर कोई अगर आपको थप्पड़ मारे तो एक गाल आगे कर दो, मतलब एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये सब आपने सुने हैं ना। इसके अलावा भी बहुत कुछ, मतलब बहुत तो ऐसे हैं जिनको वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता, लेकिन गांधी जी के नाम पे उन कोट्स को डाल दिया जाता है। लेकिन एक सबसे फेमस जो कोट है ना गांधी जी का, जिसपे शायद देखो उतनी बात नहीं होती, वो है बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन। गांधी जी ने ये बोला था, बेस्ट राजनीति जानते हो क्या है? सही एक्शन। मतलब आज के समय में आप देखते हो, देखो पॉलिटिशियंस जो है वो जैसे तैसे करके बस पावर हासिल करना चाहते हैं। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि पावर जो है वो देखो जस्टिस को सर्व करना चाहिए, ना कि पर्सनल एम्बिशन को। समझ रहे हो? आज आप देखो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और बहुत से एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर इस युद्ध को ना रोका गया, कुछ मिसहैप हो गई, तो ये थर्ड वर्ल्ड वार में भी तब्दील हो सकता है। आज पर्सनल डिप्लोमेसी का लीडर्स यूज नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री मींस का यूज कर रहे हैं अपने पर्पज सर्व करने के लिए। पॉलिटिक्स जो है आप देखोगे आज के समय में पावर के इर्द गिर्द घूम रही है, रिवेंज के इर्द गिर्द घूम रही है, और स्ट्रेटेजिक गेन के इर्द गिर्द घूम रही है। तो वर्ल्ड को आज क्या चाहिए? वर्ल्ड को आज चाहिए मोरल लीडरशिप। वर्ल्ड को आज के समय में ना ऐसे लीडर्स चाहिए जो एथिक्स से गाइडेड हैं, ना कि पावर से, ना कि रिवेंज से, ना कि स्ट्रेटेजिक गेन से। आज के समय में अगर कोई पीस की बात करे ना तो उसे कमजोर समझा जाता है, वीकनेस का साइन समझा जाता है। लेकिन भाई पीस तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए पीस जरूरी है। अमीर लोग तो फिर भी सिचुएशन सहन कर लेते हैं युद्ध की वजह से, चाहे महंगाई हो, वायलेंस हो, अमीर लोग अपने आप को बचा लेंगे। बेचारा गरीब कहां जाएगा, कमजोर कहां जाएगा? तो जो सिटीजन्स है ना, हम सब लोग, हमें ना लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए उनके एक्शंस के लिए। फिर राइटर बोलते हैं हिस्टोरिक रोल मॉडल्स आप देखिए, जैसे गांधी थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। इन्होंने देखो अपने ना प्रिंसिपल्स की सहायता से कई जनरेशन्स को इन्फ्लुएंस किया, सेव किया। और इनके बाद बहुत से ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने गांधी से प्रेरणा ली, जिन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर से प्रेरणा ली। गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर से करेज सीखा, रिस्ट्रेंट सीखा, यानी संयम सीखा, जस्टिस सीखा। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में हो रहा है कैंसल कल्चर। कैंसल कल्चर मतलब किसी की एक गलती के लिए ना उसका पूरा बाइकआउट कर दिया जाता है। और इवन जो महान लीडर्स हैं उनको भी जज किया जाता है उनकी गलतियों से। उनकी अच्छी चीजों को नहीं देखा जाता। जैसे गांधी है, इनकी अच्छी चीजों को नहीं देखा जाएगा, इनकी गलती के बेस पे इनको जज किया जाएगा। इनके मोरल फ्रेमवर्क को तो लोग बिल्कुल भुला ही देते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने ये एथिक्स लेके आए, इन्होंने समाज को सुधारा, देश को आगे लेके गए। नहीं,
इनको जज किया जाएगा सिर्फ उनकी गलतियों के बेसिस पे। इसका रिजल्ट ये निकला है आज के समय में राजनीति में ना कोई एथिकल बेंचमार्क रह ही नहीं गए हैं। फिर राइटर ना एक केस स्टडी देते हैं शंकर दयाल सिंह की। शंकर दयाल सिंह, ये देखो, एक युवा कांग्रेस के लीडर थे जब वो गांधी से मिले थे 1947 में। काफी ज्यादा गांधी से इंप्रेस हुए ये शंकर दयाल सिंह। फिर क्या हुआ, ये ना 5वीं लोकसभा के मेंबर थे जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था ना, तो उस समय ये 5वीं लोकसभा के मेंबर थे। और 3 चीजों पे इनका पूरा ज्यादा भरोसा था। सिंपलिसिटी मतलब सादगी, सादगी भरा जीवन जियो, अपनी वेल्थ वगैरह किसी को मत दिखाओ। मोरल करेज मतलब नैतिक बहादुरी, मतलब शंकर दयाल सिंह देखो वो करते थे जो सही था, ना कि उनके लिए कन्वीनियंट था। एग्जाम्पल भी आएगा अभी कैसे। सर्विस, सर्विस मतलब जनता का जो भला है वो हमेशा प्रायोरिटी लेगा एज कंपेरिजन टू मेरा पर्सनल एम्बिशन। तो 3 गांधीयन प्रिंसिपल्स पे शंकर दयाल सिंह का फोकस काफी ज्यादा था और इनको ना अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता था। बेशक खुद का नुकसान कर लें लेकिन जो सही है उसी का साथ देते। डिग्निटी थी और फाइनेंशियल करप्शन या फिर मोरल करप्शन तो बिल्कुल जीरो। तो ऐसे थे शंकर दयाल सिंह। अब वैसे देखो ये शंकर दयाल सिंह कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई ना, प्रेस को सेंसर कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था। ये चाहते, शंकर दयाल सिंह चाहते तो देखो मजे कर सकते थे इमरजेंसी में क्योंकि ये कांग्रेस लीडरशिप के क्लोज थे, लेकिन इन्होंने देखो सही का साथ दिया। बेशक ये कांग्रेस के मेंबर थे, इन्होंने एक अपोजिशन के लीडर कृष्ण कांत को अपने यहां पे शरण दी, खुद इतना बड़ा रिस्क लेके, मतलब खुद की पॉलिटिकल पार्टी को डिफाई करके। तो ये देखो वन ऑफ द रेयर प्रिंसिपल स्टैंड था उस समय जब सभी इंदिरा गांधी के सामने घुटने टेक रहे थे। तो ये चीज आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। इंटीग्रिटी मतलब डूइंग व्हाट इज राइट, सही जो है वो करना इवन एट पर्सनल कॉस्ट, पर्सनल कीमत चुका कर भी। समझ गए। तो ये शंकर दयाल सिंह की केस स्टडी है। बाद में उन्होंने एक बुक भी लिखी, बुक थी इमरजेंसी फैक्ट एंड फिक्शन। इमरजेंसी फैक्ट एंड फिक्शन में ना ये 2 गांधीज को आपस में कंपेयर करते हैं, एक महात्मा गांधी, दूसरे इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी गरीबों के बीच में रहे, उन्होंने रियलिटी समझी, लेकिन इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिकल विजन था वो गांधी के आइडियल से काफी दूर चला गया। गांधी ने देखो स्वदेशी वैल्यूज पे काफी फोकस किया, वो चरखा चलाते थे और हाथ से बुनी खादी पहनते थे। गांधी ने देश को एकजुट किया। गांधी कास्ट और रिलीजन डिविजन्स को समाज से मिटाना चाहते थे। उनके लिए हिंदू मुस्लिम एक, सभी कास्ट के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबकि इनके हिसाब से, शंकर दयाल सिंह के हिसाब से, इंदिरा गांधी की राजनीति की वजह से बल्कि पॉलिटिकल डिविजन्स और सोशल डिविजन्स और ज्यादा हुए समाज में। गांधी हर एक सिटीजन की अपलिफ्टमेंट में विश्वास करते थे, हर एक सिटीजन को इंपावर करने के बारे में गांधी सोचते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने पावर्स को अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर लिया और अपोजिशन की आवाज को दबा दिया। तो ये फर्क था 2 गांधीज के बीच में। ऐसी बुक लिखी शंकर दयाल सिंह ने, इमरजेंसी फैक्ट एंड फिक्शन। समझ गए। इसके अलावा जो शंकर दयाल सिंह थे वो भी, उन्होंने भी जिंदगी भर खादी पहनी। ये एक प्रकार से सेल्फ रिलायंस का सिंबल था। उन्होंने भी हमारे देश में बने सामान को प्रमोट किया। वो भी ये विश्वास करते थे कि हिंदी जो है वो एक कल्चरल यूनिफाइंग लैंग्वेज है जो पूरे देश को एकजुट कर सकती है। लेकिन बावजूद इसके वो देश के ना बहुत डाइवर्स कल्चर फैब्रिक को जोड़ के रखना चाहते थे। वो कहते थे इंडिया बहुत डाइवर्स है, हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन देखो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज शंकर दयाल सिंह जैसे जो लीडर्स हैं उनको हमने भुला दिया है। स्कैंडल्स हम याद रखते हैं लेकिन शंकर दयाल सिंह जैसे लीडर्स की इंटीग्रिटी को हम भूल गए हैं। आज का युग वो युग है, सोशल मीडिया किसी भी पर्सन की पब्लिक इमेज को चमका देता है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स अपनी इमेज चमकाते हैं पीआर की सहायता से। आप देखते ही हो, आपको लगता है कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ना किसी की तारीफ चल रही है तो वो जेन्युइन है, आप मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड होता है। समझ गए। शंकर दयाल सिंह
की जो लिगेसी है ना वो ऑर्गेनिक थी, उन्होंने कभी पीआर नहीं करवाया, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं, वो जेन्युइन लीडर थे। आज लेकिन देखो वोटर्स जब वोट देने जाता है ना, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। उसको ये लगता है कि मेरे को पर्सनल बेनिफिट किससे मिल सकता है, वो समाज के बेनिफिट के बारे में कभी सोचता ही नहीं है वोटर। उसको बस ये लगता है कि जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें से सबसे बुरा कौन है, मैं उसको वोट दे देता हूं। लेकिन वो लीडर से ना मोरल क्वेश्चंस कभी नहीं पूछते कि भाई लीडर के जो एक्शंस हैं क्या वो जस्ट हैं, क्या वो फेयर हैं सभी सिटीजन्स के लिए, क्या लीडर के जो एक्शंस हैं वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या लीडर की जो पॉलिसीज हैं वो फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करेंगी। नहीं, वोटर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता। वोटर पूछता है सिर्फ इतना कि भाई मेरा फायदा किसमें है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। 2018 में ना यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, स्टेट 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन सिविल सर्विसेज एंड देयर इंपॉर्टेंस। तब आप आज के आर्टिकल का यूज कर सकते हो, इंटीग्रिटी और मोरल करेज आप वैल्यूज डिस्क्राइब कर सकते हो। उसमें शंकर दयाल सिंह ने जो कुछ इमरजेंसी के दौरान किया वो स्टोरी लिख सकते हो। इवन ऐसे में भी इस आर्टिकल का यूज हो सकता है। यूपीएससी ने एक ऐसे पूछा था, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज डिजास्टर, तो वहां पे भी इस आर्टिकल के पॉइंट्स का यूज हो सकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, मेंस्ट्रुअल लीव से संबंधित है, पॉलिसी रिफॉर्म और ट्रैप। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 1 सोसाइटी और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो सुप्रीम कोर्ट में ना एक पिटीशन फाइल की गई थी। पिटिशनर ने बोला कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव को ना मैंडेटरी बना दिया जाए, यानी महिलाओं को ये राइट दिया जाए अगर पीरियड्स वगैरह आते हैं वर्क प्लेसेस पे, मतलब काम के दौरान, तो वो पेड छुट्टी ले सके, ये उनका राइट होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने यह बोला, अगर ऐसा कानून बना दिया जाएगा तो इससे बल्कि एक साइकोलॉजिकल फियर पैदा होगा। महिलाएं जो हैं बल्कि मेन के कंपैरिजन में इंफीरियर फील करेंगी और वर्क प्लेसेस जो हैं बल्कि ज्यादा मेल डोमिनेटेड हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि देखो फिर तो जो एम्प्लॉयर है वो महिलाओं को हायर ही नहीं करेंगे। उनको लगेगा यार मतलब बार बार जो पेड मेंस्ट्रुअल लीव है वो देनी पड़ेगी, तो उनके अंदर ये भावना आ जाएगी कि महिलाओं की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, तो इससे अच्छा तो हम मैन को ज्यादा हायर करेंगे। समझे? तो बल्कि इससे बायस्ड हायरिंग हो जाएगी अगर ऐसा कानून बनाया जाता है तो। देखो एक टर्म है बेनेवलेंट सेक्सिज्म। बेनेवलेंट सेक्सिज्म का मतलब ये होता है किसी को, इस केस में जैसे महिलाओं को स्पेशल केयर देते हो, स्पेशल उन पे दया दिखाते हो, तो वो केयर नहीं होता, वो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इससे ऐसे अपीयर होता है कि महिलाएं जो है वो कमजोर हैं एज कंपेरिजन टू मैन, और वो मैन के बराबर काम नहीं कर सकती। तो मतलब केयर के नाम पे बल्कि उनका नुकसान हो रहा है, काइंडनेस के बजाय बल्कि उनका नुकसान हो रहा है। तो यही होता अगर मैंडेटरी पेड मेंस्ट्रुअल लीव दे दी जाती तो। यहां पे देखो, अगर पेड मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती ना तो उनके टैलेंट का ये अंडर वैल्यूएशन होता, महिलाओं की प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चंस रेज होते, फ्यूडल जो माइंडसेट है ना फिर से रीइंफोर्स होता कि महिलाएं जो हैं वो तो सिर्फ रिप्रोडक्शन करती हैं, मैन जो हैं वो असल में वेल्थ क्रिएट करती हैं। और महिलाओं के ऊपर टैग लगा दिया जाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो रेगुलरली काम नहीं कर सकती, उन्हें ब्रेक चाहिए। तो ये इकोनॉमी के लिए बल्कि और ज्यादा नुकसानदायक होता। पर राइटर बोलते हैं देखो मेंस्ट्रुएशन जो है यानी पीरियड्स का आना, ये कोई डिजीज नहीं है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है। पैथोलॉजी मतलब डिजीज से रिलेटेड, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी का, मतलब नॉर्मल फंक्शन है। और अगर आप इसको डिजीज से रिलेट करते हो ना मेंस्ट्रुएशन को, तो बल्कि इसके बारे में स्टिग्मा और ज्यादा समाज में आ जाएगा, टैबू और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा इससे संबंधित। तो फिर और देखो एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये जो है हेल्दी बायोलॉजिकल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो राइटर बोलते हैं ये फिजियोलॉजी है, कोई बीमारी नहीं है। और 5% महिलाएं देखो ऐसी हैं जिन्हें ना पीरियड्स के दौरान एक्सट्रीम पेन होता है, मतलब उन्हें बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है। बाकी 95% महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं तो दर्द नहीं होता, 5% महिलाओं को बहुत ज्यादा पेन होता है। इसलिए सभी की सभी महिलाओं को मैंडेटरी पेड लीव देना सही लॉजिक नहीं है।
और अलग अलग देशों ने देखो ये करने की कोशिश की है, जैसे स्पेन ने की, 5 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव दी, पहला देश बना यूरोप ऐसा। लेकिन महिलाओं ने यूज ही नहीं किया स्पेन में इसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हम यूज करेंगे तो हमारे साथ में स्टिग्मा अटैच हो जाएगा, लोग इसे सही दृष्टि से नहीं देखेंगे। जापान ने भी दी, वहां पे पेड लीव अवेलेबल है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, लेकिन सिर्फ 1% से भी कम वर्कर्स ने उन लीव्स को यूज किया। साउथ कोरिया में लीव तो है मेंस्ट्रुएशन लीव, लेकिन वो अनपेड है, ऑलमोस्ट किसी ने यूज नहीं किया वहां पे। जाम्बिया में पेड लीव अवेलेबल है, लेकिन इस चीज को ना एक्स्ट्रा हॉलीडे के तौर पे मिसयूज किया जाता है जाम्बिया में। कर्नाटक, इंडिया में भी 1 दिन की पेड मेंस्ट्रुएशन लीव इंट्रोड्यूस की गई, तो कर्नाटक में मिक्स्ड कॉम्प्लायंस सामने आया। डिस्क्रिमिनेशन का डर है, इसलिए बहुत सारी महिलाएं नहीं यूज करती हैं, कई कर भी लेती हैं। समझ गए। और राइटर एक बात बोलते हैं, देखो हमारे देश में ना आप एक चीज देखोगे, ऑलरेडी जो महिलाएं हैं वो डरती हैं मैटरनिटी लीव लेते वक्त, उन्हें डर लगता है मैटरनिटी लीव लेंगी तो कहीं ऐसा ना होगा कि मैटरनिटी के बाद में प्रमोशन जो है वो हमें नहीं दिया जाएगा, हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मेल कोलीग्स को दे दिए जाएंगे, ये डर उनके अंदर रहता है। यहां पे देखो एक सर्वे के दौरान 72% महिलाएं ऐसी हैं जो देखो ये मैटरनिटी लीव लेते वक्त डरती हैं, और मेंस्ट्रुएशन लीव इंट्रोड्यूस की जाएगी तो बल्कि उनका डर तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, महिलाएं जो है वो लीडरशिप रोल तक नहीं पहुंच पाएंगी। और हमारे देश में आपको पता है ज्यादा बड़ा सेक्टर तो बल्कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो ऐसा सेक्टर है जहां काम नहीं करोगे तो आपको पे नहीं मिलेगी। समझ गए। तो फार्म वर्कर्स, डेली वेज मजदूर जो हैं उनका क्या, उनको तो काम करना ही पड़ता है चाहे पीरियड्स हो ना हो। तो पेड लीव का अगर प्रोविजन किया भी गया तो देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई फायदा नहीं होगा इसका। समझ गए। क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो महिलाएं हैं वो काम नहीं करेंगी जिस दिन मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होगा, क्या उन दिनों वो काम नहीं करेंगी? क्या अपने वेजेस को छोड़ देंगी? नहीं छोड़ेंगी। उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो ये भी एक यहां पे पर्सपेक्टिव है। तो राइटर ना कुछ सॉल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं। राइटर कहते हैं देखो महिलाओं को इंपावर करो, उनको एक्सक्लूड मत करो। कैसे? वर्क प्लेसेस पे ना रेस्टिंग रूम होने चाहिए, एक डेडिकेटेड एक शांत स्पेस होना चाहिए ऑफिस में जहां पे डिफिकल्ट डेज के दौरान ना महिलाएं रेस्ट कर सकें। वेंडिंग मशीन होनी चाहिए जहां से जब मर्जी चाहे सैनिटरी प्रोडक्ट्स को निकाला जा सके, और वो वेंडिंग मशीन इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेडिकेशन एक्सेस। अगर दर्द होता है पीरियड्स के दौरान तो पेन रिलीफ मेडिसिन जो है वो ऑफिस में इजीली अवेलेबल होनी चाहिए ताकि उसे लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। फिर डिफिकल्ट डेज के दौरान वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी अवेलेबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस दिन थोड़ा कम काम कर लो, बाद में किसी और दिन उसे कंपनसेट कर दिया जाए। फिर एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। एक्सरसाइज करने से ना पेल्विक जो पेन है वो कम होता है, नोजिया, एंजाइटी, सर दर्द ये कम होता है एक्सरसाइज से, और ये साइंटिफिक फैक्ट है, मतलब डेटा इसे प्रूव करता है। नेक्स्ट, हेल्थ वर्कशॉप्स और मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के बारे में ना एक्सपर्ट्स के सेशन लगाए जाएं। वर्क प्लेसेस पे कैंसर जैसे डिजीज की स्क्रीनिंग होनी चाहिए रेगुलरली। और लास्ट में राइटर एक बात बोलते हैं कि देखो महिलाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो ताकि वो अनस्टॉपेबल रहें, ना कि महिलाओं को लीव दो ताकि वो यूजलेस फील करें। समझ गए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये यूपीएससी ने 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था, मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी एनकरेज टू इरेडिकेट वुमन इश्यूज। ये जीएस पेपर 1 में पूछा था, वहां पे आप इस आर्टिकल के पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के की टेकअवेज इस आर्टिकल का यही है कि मेंस्ट्रुएशन लीव तो एक सो पॉलिसी है, पॉपुलिज्म से संबंधित पॉइंट है, अदरवाइज फायदा नहीं होगा इससे। ग्लोबल डेटा भी यही कहते हैं कि वुमन जहां जहां पे जिन देशों में ये इंट्रोड्यूस की गई है वहां पे भी महिलाएं अवॉइड कर रही हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तो वैसे भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस प्रोवाइड करो, वर्क प्लेसेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप समझते हो ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सभी धर्मों के लोगों के लिए सेम पर्सनल लॉज, मतलब मैरिज संबंधित
सक्सेशन संबंधित, डाइवोर्स संबंधित, ये सारे जो लॉज है ना, ये पर्सनल लॉज हैं और सभी धर्मों के लिए ये सेम हों। ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना हाल ही में एक ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो, अगर इनहेरिटेंस संबंधित लॉज में इक्वेलिटी लेके आनी है ना, इनहेरिटेंस लॉज मतलब विरासत वाले जो कानून है, कि जैसे प्रॉपर्टी है मान लो किसी की, महेश की, तो महेश की प्रॉपर्टी महेश के मरने के बाद में महेश के बेटे को मिलेगी, बहू को मिलेगी, बेटी को मिलेगी, ये इनहेरिटेंस है, मतलब विरासत है। तो अभी क्या है, अगर देखो इनहेरिटेंस लॉज में इक्वेलिटी लेके आनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि ना अभी सभी धर्मों के लिए ना अलग अलग इनहेरिटेंस लॉज हैं और इनइक्वेलिटी भी है। अगर हम एक एक धर्म के इनहेरिटेंस लॉ को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है। तो इससे अच्छा ये है कि ना आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ और सभी धर्मों के लोगों के लिए सेम इनहेरिटेंस लॉ हो, और हम मतलब एक एक चीज को स्ट्राइक डाउन ना करें जिससे कि कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़े। उससे अच्छा तो ये है ना आप एक ही बार में यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। समझ गए? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी आएगी, सेम कानून, सभी सिटीजन के लिए सेम राइट्स। और देखो, यही जो विजन है डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपना जाहिर किया था 1948 में। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आर्गुमेंट्स रखे थे ना, वो आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में ना सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। उस समय जब संविधान बन रहा था ना, तो शुरुआत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जगह दी गई थी आर्टिकल 35 में। हालांकि बाद में इसे फंडामेंटल राइट नहीं माना गया, इसे डीपीएसपी में डाल दिया गया था। उस समय देखो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स के दौरान ना मोहम्मद इस्माइल खान और महबूब अली बेग, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट अपने आर्गुमेंट रखे थे और यह बोला था भाई किसी भी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज को चेंज ना किया जाए उनकी सहमति के बिना, उनकी एक्सप्लिसिट कंसेंट के बिना। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में के एम मुंशी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इन तीनों ने ना ये बोला कि नहीं, ये गलत है, हम ये प्रोविजन नहीं कर सकते कि हाँ भाई किसी भी कम्युनिटी की एक्सप्लिसिट कंसेंट के बिना उस कम्युनिटी के जो पर्सनल लॉज हैं चेंज ना किया जाए। ये जो अमेंडमेंट थी रिजेक्ट कर दी गई इन तीनों के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय देखो ये बोला, उस समय आईपीसी था, आजकल तो भारतीय न्याय संहिता आ गया, उस समय सीआरपीसी था, आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया। तो अंबेडकर ने ये बोला था कि भाई देखो, सभी धर्मों के लोगों में ना ये चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सबके लिए आईपीसी है, सबके लिए सेम सीआरपीसी है, सबके लिए किसी क्राइम की सेम पनिशमेंट है, चाहे कोई भी धर्म हो, सबके लिए सेम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, मतलब किसी भी सिटीजन के लिए प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए सेम प्रोविजंस हैं। तो जब सब कुछ देखो सेम हो गया है तो सिर्फ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी पर्सनल लॉज सबके लिए सेम करने हैं, इसे क्यों छोड़ा जाए, है ना? फिर देखो, ये जो आर्टिकल 44 है ना, स्पेशली इस अनटच्ड एरिया को कवर करने के लिए डाला गया था कि हाँ भाई पर्सनल लॉज भी सभी धर्मों के लोगों के लिए सेम होने चाहिए। और अंबेडकर ने एक बात ये बोली थी कि देखो, इवन अलग अलग धर्म के लोग भी ना सेम पर्सनल लॉज नहीं फॉलो कर रहे हैं। जैसे जो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, यूपी, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, इन प्रोविंसेस में ना जो मुस्लिम कम्युनिटीज है ना, वो बल्कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू इनहेरिटेंस कस्टम्स को फॉलो करती आई हैं। लेकिन 1937 में ना ब्रिटिशर्स ने शरीयत एक्ट लागू कर दिया था, तो फिर उसके बाद वहां के मुस्लिम्स ने हिंदू इनहेरिटेंस कस्टम्स को फॉलो करना बंद किया। तो मतलब 1937 का जो शरीयत एक्ट है, ये कई इलाकों में मुस्लिम कम्युनिटीज हमेशा से नहीं फॉलो करती आई हैं। तो अंबेडकर ने यह बोला कि ये तो देखो बहुत ज़्यादा यूजलेस चीज़ होगी कि ये बोलना कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो हमेशा से इम्यूटेबल है, मतलब जिन्हें चेंज नहीं किया गया है। नहीं भाई, उन्हें चेंज किया गया है, ब्रिटिशर्स ने उन्हें चेंज किया था और हिस्टोरिकल एविडेंस ये चीज़ प्रूव भी करती है। तो इम्यूटेबल मतलब जिन्हें चेंज नहीं किया गया हो, जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता मुस्लिम पर्सनल लॉज के बारे में या फिर दूसरे धर्मों के पर्सनल लॉज के बारे में। और देखो, यूसीसी डीपीएसपी में है, ये बाय डिजाइन डाला गया था
क्योंकि अंबेडकर इस चीज को मानते थे कि भाई माइनॉरिटीज के कंसर्न्स हैं, उन्हें हम एक्नोलेज करते हैं। तो अंबेडकर ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कानून बना देगा, सहमति बना के। तो यूं नहीं है कि हाँ भाई, ये आर्गुमेंट कई बार दे दिया जाता है कि यूसीसी तो सिर्फ डीपीएसपी में है। बाय डिजाइन डाला गया था कि समय के हिसाब से इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और शुरू में तो अंबेडकर ने यह भी बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से शुरू में ना वॉल्यूंटरी अपनाया जा सकता है, भाई जो अपनाना चाहते हैं अपना लें, लेकिन इवन वो चीज भी इंप्लीमेंट नहीं की गई है। जैसे देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 था, ये इंटरकास्ट मैरिज से, इंटरफेथ मैरिज से संबंधित है। ये पर्सनल लॉज के आउटसाइड है, जो अपनाना चाहे अपना सकता है। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो अपनाना चाहे अपना सकता है, प्रोविजन किया गया था, लेकिन ये चीज लागू नहीं हुई। फिर देखो, एक मेंबर थे काजी सैयद करीमुद्दीन, इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो इससे ना सीधा सीधा राइट टू फ्रीडम जो है वो वायलेट हो जाएगा। इसके जवाब में देखो, अंबेडकर ने ना एक बात बोली थी कि यार अगर ऐसे देखेंगे ना कि हाँ भाई राइट टू रिलीजन जो है वायलेट हो जाएगा, ऐसे तो हम कभी सोसाइटी में रिफॉर्म ला ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ना बर्थ से रिलेटेड डेथ तक ना हर जगह आपको धर्म तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बच्चे का जन्म होता है, अंत में बच्चे की डेथ होती है, हर जगह आपको रिलीजन देखने को मिलेगा। तो ऐसे तो आप कभी सोसाइटी में रिफॉर्म ला ही नहीं पाओगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई इससे राइट टू रिलीजन जो है वो वायलेट होगा। रिफॉर्म लाने के लिए अपने को चीजें तो करनी पड़ेंगी ना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। 2015 में जीएस पेपर 2 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट द इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब कौन से ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं ला पा रहे हैं। तो वहां पे ये सब जो हमने कंसर्न्स डिस्कस किए ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो कंसर्न्स आप इस क्वेश्चन के आंसर में यूज कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन का आंसर आज दीजिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।